हैंडबुक के आधार पर द्वितीय भाषा हिंदी 10वीं कक्षा का मॉडल लेसन। इस हिंदी मॉडल पाठ के माध्यम से हम इन अंशों को जानेंगे। कठिन विषयों को सरल तरीके से कैसे पढ़ाया जाए, दृश्य श्रव्य साधनों की मदद से पाठ को विद्यार्थियों के सामने रोचक रूप से कैसे प्रस्तुत किया जाए, शिक्षक हैंडबुक के अनुसार अवधिवार शिक्षण योजना कैसे बनाई जाए, पाठ्य पुस्तक के पाठ को शिक्षक हैंडबुक में दिए गए बिंदुओं से कैसे जोड़ा जाए, पाठ से संबंधित गतिविधियां कैसे कराई जाए, विद्यार्थियों के अभ्यास हेतु कार्य पत्रक कैसे तैयार किए जाए, शिक्षक डायरी में टिप्पणियां, प्रतिक्रियाएं और आत्म मूल्यांकन कैसे दर्ज किया जाए, इन अंशों को जानेंगे। नवंबर पाठ्यक्रम के अंतर्गत जल ही जीवन है पाठ दिया गया है। इस पाठ के लिए 6 कालांश निर्धारित किए गए। ऐच्छिक रूप से उपचारात्मक शिक्षण भी जोड़ा जा सकता है। अब हम जल ही जीवन है पाठ का मानचित्र देखेंगे। इसके अंतर्गत उन्मुखीकरण के अंतर्गत पोस्टर पर चर्चा, उद्देश्य जिसके अंतर्गत जल का महत्व बताना, पाठ पठन के अंतर्गत पाठ पर चर्चा और स्पष्टीकरण करना, अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया के अंतर्गत सोचिए, बोलिए, पढ़िए, लिखिए, अभिव्यक्ति सृजनात्मकता के अंतर्गत लिखो, परियोजना कार्य, भाषा की बात के अंतर्गत शब्द भंडार और व्याकरण दिए गए हैं। सीखने के परिणाम। पाठ को सुनने के पश्चात विद्यार्थी कहानीकार श्री प्रकाश की रचना तथा कहानी विधा से परिचित होंगे, कहानी पाठ और उसके भाव को समझेंगे, कहानी की भाषा शैली को समझेंगे और स्व रचना के लिए प्रेरित होंगे। सामाजिक तथा समाज परंपराओं को बनाए रखने जैसे गुण विकसित कर सकेंगे। चलिए अब हम कालांश आवंटन तालिका की तरफ ध्यान देते हैं। जल ही जीवन है पाठ के लिए उन्मुखीकरण से विषय प्रवेश तक एक टीचिंग पीरियड, पाठ पठन के लिए एक टीचिंग पीरियड और एक स्टूडेंट इंटरैक्शन पीरियड, अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया के लिए एक टीचिंग पीरियड, अभिव्यक्ति सृजनात्मकता के लिए एक टीचिंग पीरियड, भाषा की बात के लिए एक टीचिंग पीरियड, उपचारात्मक शिक्षण ये ऐच्छिक है, इसके लिए एक टीचिंग पीरियड दिया जा सकता है। कुल मिलाकर 7 कालांश निर्धारित किए गए हैं। अब हम पूर्व अवधारणा कौशल देखते हैं। इसके अंतर्गत कहानी व उसका स्वरूप समझना, कहानी के संदर्भ व प्रसंग को समझ पाना। शिक्षण अधिगम सामग्री के अंतर्गत पीपीटी या कार्यपत्रक 1 को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जल ही जीवन है पाठ का कालांश 1, उन्मुखीकरण से विषय प्रवेश तक। सीखने के उद्देश्य। पाठ के उपरांत विद्यार्थी पाठ परिचय और लेखक परिचय सुनकर समझ पाएंगे, कहानी का पठन कर पाएंगे तथा पढ़कर उसका मुख्य भाव समझेंगे। हुक, अनुभव और चिंतन। हुक के अंतर्गत विद्यार्थियों से पानी के स्रोतों के बारे में चर्चा करना, पानी के महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करना। अनुभव और चिंतन के अंतर्गत छात्रों को चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। विद्यार्थियों से जल से संबंधित अपने पूर्व अनुभवों से संबंधित कुछ प्रश्न करें और उन प्रश्नों का जवाब छात्रों से निकलवाएं। स्पष्ट शिक्षण या शिक्षण मॉडलिंग के अंतर्गत मैं करता हूँ या करती हूँ अध्यापक कार्य। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को इस विधा विशेष और लेखक परिचय पढ़कर सुनाइए। इस पर छात्रों से चर्चा करवाइए। कहानी विधा पर चर्चा करते हुए कहानीकार श्री प्रकाश के बारे में विस्तार से परिचय कराइए। उन्मुखीकरण से संबंधित एक पोस्टर दिया गया है, इस पोस्टर पर चर्चा करवाइए। इस विज्ञापन पर कुछ प्रश्न करिए। यह विज्ञापन किसके बारे में है? यह विज्ञापन किस समाचार पत्र का है और इससे क्या संदेश मिलता है? इन प्रश्नों के जवाब छात्रों से निकलवाइए। इस पाठ को पढ़ाने का क्या उद्देश्य है? जल हमारे जीवन का एक प्रमुख आधार है। पानी का सही उपयोग करके आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे बचा कर रखना चाहिए। इस विषय को लेकर पानी का महत्व
व उपयोग और पानी से संबंधित जानकारी देना इस पाठ का उद्देश्य है। विधा विशेष, जल ही जीवन है। यह एक कहानी पाठ है। इस कहानी में वे सभी तत्व हैं जो एक आदर्श कहानी में होनी चाहिए। यहाँ भविष्य में घटने वाली काल्पनिक घटनाओं को आधार बनाकर जल के महत्व को और अधिक बढ़ा दिया गया है। यह सच है कि कहानी सदा बच्चों की प्यारी विधा रही है। इसी कारण जल का महत्व इस विधा में प्रस्तुत किया जा रहा है। लेखक परिचय। श्री प्रकाश हिंदी के जाने माने लेखक हैं। इन्होंने विज्ञान विषय संबंधी ढेर सारे निबंध लिखे हैं। इनके निबंध विचारोत्तेजक हैं। प्रस्तुत रचना संचार माध्यमों के लिए विज्ञान नामक पुस्तक से ली गई है। दुनिया की सभी भाषाओं में जल के अलग अलग नाम हैं, किंतु सबकी प्यास एक है। जल के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है। जल में जीवन बसता है और जीवन में जल का महत्व। प्रस्तुत पाठ में इसी विषय को उजागर करने का प्रयास किया गया है। चलिए अब हम एक रोचक कहानी दृश्य रूप में देखते हैं। स्पष्ट शिक्षण या शिक्षण मॉडलिंग के अंतर्गत हम करते हैं। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को जल ही जीवन है कहानी को पढ़वाएं, कठिन शब्दों का अर्थ संदर्भ के अनुसार निकलवाएं और कक्षा में छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए उनकी मदद करते हुए पाठ को आगे बढ़ाएं। स्पष्ट शिक्षण या शिक्षण मॉडलिंग के अंतर्गत आप करते हैं। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को अपने जीवन में जल का क्या महत्व है इसके बारे में छात्र लिखेंगे। स्पष्ट शिक्षण या शिक्षण मॉडलिंग के अंतर्गत CFU चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग, इसके अंतर्गत छात्रों से कुछ प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे एक पेड़ एक जिंदगी, इसके बारे में आप क्या जानते हैं। स्पष्ट शिक्षण या शिक्षण मॉडलिंग के अंतर्गत समापन समरी ऑफ दिस पीरियड, इसके अंतर्गत अब तक की सीखी हुई बातों पर कुछ छात्रों को बोलने का अवसर देना। स्पष्ट शिक्षण या शिक्षण मॉडलिंग के अंतर्गत गृह कार्य होमवर्क, इसके अंतर्गत जल स्रोतों की जानकारी प्राप्त करने का अभ्यास कार्य देना। कालांश 1 की समाप्ति। धन्यवाद। जल बचाओ, धरती बचाओ। जल ही जीवन है। कालांश 2। सीखने के उद्देश्य। कहानी पाठ पढ़कर उसका मुख्य भाव समझेंगे। अन्य ग्रहवासियों के बारे में जानेंगे। हुक, अनुभव और चिंतन। हुक के अंतर्गत जल ही जीवन है कहानी में लेखक जल की समस्या को लेकर आने वाली पीढ़ी की कल्पना करते हुए बड़े सोच के साथ बड़ी रोमांचक ढंग से हमें जल के प्रति अच्छी जिम्मेदारी को बताया है। इसी प्रकार छात्रों को अपनी शैली में कहानी लिखने को प्रेरित करें। अनुभव और चिंतन के अंतर्गत छात्रों से जल ही जीवन है कहानी के बारे में चिंतन करवाएं। कथानक, घटना, संचार पत्र, भाषा शैली आदि के बारे में समझ बनाने का प्रयास करवाएं। स्पष्ट शिक्षण या शिक्षण मॉडलिंग के अंतर्गत मैं करता हूँ या करती हूँ, इसके अंतर्गत इस कहानी के जरिए बच्चों में जल स्रोत, जल का महत्व, जल का संरक्षण करना, भावी पीढ़ियों को जल को बचाए रखने के लिए लिए जाने वाले कदम और सामाजिक चेतना बनाए रखने पर छात्रों से चर्चा करवाएं। ఇక 21వ శతాబ్దం ముగిసి 22వ శతాబ్దం మొదలవబోతోంది. భూమిపై మానవుడు ఎంతో ప్రగతిని సాధించాడు. జనాభాపైన నియంత్రణ సాధించాడు. పర్యావరణ సమస్యలను కూడా ఇంచుమించుగా పరిష్కరించుకోగలిగాడు. ప్రజలు ప్రశాంతమైన జీవితం గడుపుతున్నారు. హఠాత్తుగా ఒక రోజు న్యూస్ పేపర్లో ఒక వార్త ప్రచురించబడింది. అది చదివి ప్రజలందరూ నివ్వెరపోయారు. ఆ వార్త ప్రకారం ఒక సర్వేలో భూమిపైన నీటి శాతం రోజు రోజుకు తగ్గుతూ ఉంది అని రాసి ఉంది.
శాస్త్రవేత్తలు, భూశాస్త్రవేత్తలు తమ స్నేహితులతో ఒక లాన్లో కూర్చొని ఈ నీటి సమస్యపై చర్చించుకుంటున్నారు. కొంతసేపటికి సాయంత్రమయ్యి అందరూ ఎవరింటికి వారు వెళ్ళిపోయారు. దీపేష్ అక్కడే లాన్లో కూర్చొని ఆకాశం వైపు చూస్తూ ఆలోచనలో పడ్డాడు. హఠాత్తుగా అతని దృష్టి ఒక కదులుతున్న నక్షత్రంపై పడింది. అది భూమి మీదకి వచ్చి తిరిగి ఆకాశంలోకి ఎగిరిపోయడం చూశాడు. ఓ, ఇది ఒక నౌక. కానీ భూమిపైన ఎటువంటి నౌక ఇప్పటి వరకు ఆవిష్కరించబడలేదు. మరి ఈ నౌక ఎక్కడి నుండి వచ్చింది అన్న ప్రశ్నకు జవాబు అర్థం కాకపోవడంతో ప్రొఫెసర్ దీపేష్ వెంటనే తన గదిలోనికి వెళ్లి తన మిత్రుడైన ప్రొఫెసర్ వికాస్కి ఫోన్ చేసి ఇంటికి పిలిచి జరిగిందంతా చెప్పాడు. ప్రొఫెసర్ దీపేష్ మాటలు విన్న ప్రొఫెసర్ వికాస్కు పెద్దగా ఆశ్చర్యం కలగలేదు. ఎందుకంటే ఈ బ్రహ్మాండంలోని ఇతర గ్రహాలపై జీవుల ఉనికిని తెలుసుకునే ప్రయోగాలు జరుగుతున్నాయి. మనం ఒంటరి వారం కామని, ఏదో ఒక గ్రహంపై జీవం ఖచ్చితంగా ఉంటుందని అతడికి పూర్తిగా విశ్వాసం ఉంది. ప్రొఫెసర్ వికాస్ మరుసటి రోజు సాయంత్రం ప్రొఫెసర్ దీపేష్తో అదే లాన్లో కూర్చొని మళ్లీ ఆ అంతరిక్ష నౌక వస్తుందేమో అని నిరీక్షించారు. వారి నిరీక్షణ వృధా పోలేదు. ఆ అంతరిక్ష నౌక అదే స్థానంలో కనిపించింది. కానీ ఈసారి తిరిగి అంతరిక్షంలోకి వెళ్ళలేదు. అది లాన్లోనే దిగింది. ప్రొఫెసర్ దీపేష్ మరియు ప్రొఫెసర్ వికాస్ ఆశ్చర్యంతో ఆ నౌకను చూడసాగారు. ఇద్దరూ రకరకాలుగా ఆలోచించసాగారు. ఈ నౌక ఇక్కడ ఎందుకు దిగింది? ఈ విధంగా మన భూమి చుట్టూ తిరగడానికి కారణం ఏమిటి? ఇది ఏదైనా గూఢచర్యమా? లేదంటే మన మీద దాడి చేయటానికా? లేదంటే మనలాంటి జీవులను అపహరించడానికి వచ్చారా? వారి బుర్రలో అనేకమైన ప్రశ్నలు మెదిలాయి. ఇంతలో ఆ అంతరిక్ష నౌక ద్వారం తెరుచుకుంది. దాని నుండి ఒక మానవ ఆకృతి బయటికి వచ్చింది. చూడటానికి ఇంచుమించుగా భూలోకవాసిలాగానే ఉంది. కాని ఆకారంలో పెద్దదిగా ఉంది. ప్రొఫెసర్ దీపేష్ మరియు ప్రొఫెసర్ వికాస్ ఆ అంతరిక్షవాసిని చూసి ఆశ్చర్యపోయారు. ఎందుకంటే ఇతర గ్రహాలపై కూడా మన భూలోకవాసుల్లాగానే ఉన్నారని. ఇంతలో ఒక గొంతు వినిపించింది. హలో అంటూ ఆ అంతరిక్ష యాత్రి వారు భూమి నుండి ఒక కాంతి దూరంలో ఉన్న ఒక గ్రహానికి చెందినవారని, వారు ఒక మిషన్పై వచ్చారని అనగా, ఆ గొంతు విన్న ప్రొఫెసర్ దీపేష్ మరియు ప్రొఫెసర్ వికాస్ ఆ గొంతు మనవారిలాగానే ఉంది అని ఆశ్చర్యపోయారు. అప్పుడు ఇద్దరూ, మిషనా? ఎటువంటి మిషన్? వారితో పాటు ఇంకా ఎవరైనా వచ్చారా అని ఒకేసారి అడిగారు. దానికి జవాబుగా వారితో పాటు ఎంతో మంది ఈ నీలి గ్రహంపై వ్యాపించి ఉన్నారని, అయితే వారి మిషన్ పూర్తయినందున వారి గ్రహానికి తిరిగి వెళ్ళిపోతున్నట్టు చెప్పారు. అయితే ఏ మిషన్పై వచ్చారు? భూమిని నాశనం చేయడానికి వచ్చారా, లేదా అధికారం చలాయించడానికి వచ్చారా అని ప్రొఫెసర్ వికాస్ అడుగుతాడు. అయితే వారు అల్లకల్లోలం సృష్టించడానికో లేదంటే అధికారం చలాయించడానికో రాలేదని, వారు భూమిపై ఉన్న విశాలమైన జలరాశిలో కొంత శాతాన్ని వారు తమ గ్రహానికి తీసుకువెళ్లడానికి వచ్చారని చెప్పారు. ప్రొఫెసర్ దీపేష్ మరియు ప్రొఫెసర్ వికాస్కు భూమిపై నీటి శాతం తగ్గుముఖం పట్టడానికి వెనుక కారణం టక్కున స్పష్టమైంది. కానీ మా జీవితాలు నీరు లేకుండా ఎలా సాగుతుంది? మీకు తెలుసు కదా, ఎందుకని నీటిని తీసుకుని వెళుతున్నారు అని అడిగారు. దానికి జవాబుగా వారికి ఆ విషయం తెలుసని, కానీ వారి గ్రహంపై నీటిలో విషాణువులు కలిసిపోవడంతో నీళ్లు విషపూరితమైపోవడం వలన మహమ్మారి సోకిందని, దానివల్ల ప్రజలు చనిపోయారని చెబుతాడు. ఇంకా ఆ విషాణువులను అంతం చేసినా నీరు మాత్రం ఇంకా విషపూరితంగా ఉండటం వలన నీటిని శుద్ధి చేయటానికి సమయం పడుతుంది. నీరు లేకపోవడంతో ప్రజలు మరణిస్తున్నారు. వారి ఉనికిని కాపాడుకునేందుకు ప్రయత్నించగా మా దృష్టి మా గ్రహానికి దగ్గరలో ఉన్న మీ నీలి గ్రహంపై పడింది. అందుకే వారం రోజులుగా భూమిపై నుండే వారి గ్రహానికి ప్రత్యేకమైన నౌకలలో నీటిని తీసుకువెళ్తున్నారని చెప్పారు. గోప్యంగా మిషన్ని పూర్తి చేయాలనుకున్నారు.
అయితే ఆ అంతరిక్ష యాత్రి ఆ గ్రహానికి రాజు అయిన కారణంగా అనుమతి లేకుండా అపారమైన జలనిధిని దొంగిలించి వారి గ్రహానికి తీసుకుని వెళ్ళినందుకు క్షమించమని అడుగుతాడు. అది చెప్పి అంతరిక్ష యాత్రి తన నౌకలోనికి వెళ్లి అంతరిక్షంలోకి ఎగిరిపోయాడు. ప్రొఫెసర్ దీపేష్ మరియు ప్రొఫెసర్ వికాస్ విస్తుపోయి అంతరిక్ష నౌక గురించి ఆలోచిస్తూ ఉండగానే అది మాయమైపోయింది. హఠాత్తుగా దీపేష్ మరియు ప్రొఫెసర్ వికాస్ల దృష్టి ఒక వస్తువుపై పడింది. అంతరిక్ష నీటి దొంగలమైన మమ్మల్ని క్షమిస్తారని ఆశిస్తున్నాము. మీ జలాశయాలను శుభ్రంగా మరియు సురక్షితంగా ఉంచుకోండి. దానివలన మా వలె నీటి దొంగలుగా మారిపోకుండా ఉంటారు అని ప్రార్థిస్తున్నాము అంటూ ఇట్లు మీ యొక్క అంతరిక్ష జల దొంగ స్నేహితుడు అని రాసి ఉంది. स्पष्ट शिक्षण या शिक्षण मॉडलिंग के अंतर्गत हम करते हैं। इसके अंतर्गत छात्रों को 4-5 समूहों में बिठाकर जल के लाभों के बारे में लिखने के लिए कहें। स्पष्ट शिक्षण या शिक्षण मॉडलिंग के अंतर्गत आप करते हैं। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों से कहें कि वह अपनी कहानी के किसी दृश्य या घटना पर चित्र बनाएं। स्पष्ट शिक्षण या शिक्षण मॉडलिंग के अंतर्गत CFU चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग, इसके अंतर्गत कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जिसके जवाब छात्रों से निकलवाएं। स्पष्ट शिक्षण या शिक्षण मॉडलिंग के अंतर्गत समापन समरी ऑफ दिस पीरियड, इसके अंतर्गत शिक्षक विद्यार्थियों को अपनी पाठशाला में जल के संरक्षण के बारे में कुछ बातें बनाएं। स्पष्ट शिक्षण या शिक्षण मॉडलिंग के अंतर्गत गृह कार्य, इसके अंतर्गत सीखी हुई बातों पर बच्चों से लिखवाएं। जैसे अपने गांव के जल स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। जल बचाओ धरती बचाओ। कालांश 2 की समाप्ति। धन्यवाद। जल ही जीवन है। कालांश 3। सीखने के उद्देश्य। कहानी पढ़कर उसका मुख्य भाव समझेंगे। जल के महत्व के बारे में जानेंगे। हुक, अनुभव और चिंतन। इसके अंतर्गत हुक के अंतर्गत जल ही जीवन है इस कहानी के लेखक जल की समस्या को लेकर आने वाली पीढ़ी की कल्पना करते हुए बड़ी सोच के साथ बड़ी रोमांचक ढंग से हमें जल के प्रति अच्छी जिम्मेदारी को बताया गया है। इसी प्रकार छात्र में अपनी शैली में कहानी लिखने का प्रयास करेंगे। अनुभव और चिंतन के अंतर्गत छात्रों से जल ही जीवन है कहानी के बारे में चिंतन और कथानक घटना संचार पत्र भाषा शैली आदि के बारे में समझ बनाने का प्रयास करवाएं। जीवन में जल का महत्व के बारे में समझाएं। स्पष्ट शिक्षण या शिक्षण मॉडलिंग के अंतर्गत मैं करता हूँ या करती हूँ, इसके अंतर्गत इस कहानी के जरिए बच्चों में जल स्रोत, जल का महत्व, जल का संरक्षण करना, भावी पीढ़ी को जल बचाए रखने के लिए जाने वाले कदम और सामाजिक चेतना बनाए रखने का छात्रों से चर्चा करवाना। स्पष्ट शिक्षण या शिक्षण मॉडलिंग के अंतर्गत हम करते हैं। इसके अंतर्गत 4 से 5 विद्यार्थियों को मिलाकर एक समूह में जल स्रोतों के चित्र बनाने में उत्साह भरें। स्पष्ट शिक्षण या शिक्षण मॉडलिंग के अंतर्गत आप करते हैं। इसके अंतर्गत छात्र ग्रहों के नाम लिखकर लाएंगे। स्पष्ट शिक्षण या शिक्षण मॉडलिंग के अंतर्गत CFU चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग, इसके अंतर्गत छात्रों से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और इसका जवाब छात्रों से निकलवाएं। स्पष्ट शिक्षण या शिक्षण मॉडलिंग के अंतर्गत गृह कार्य होमवर्क, इसके अंतर्गत सीखी हुई बातों पर दिए गए प्रश्नों पर उत्तर लिखवाएं। जल बचाओ धरती बचाओ।
कालांश 3 की समाप्ति। धन्यवाद। जल ही जीवन है। कालांश 4। सीखने के उद्देश्य। पाठ के आधार पर दिए गए विविध अभ्यास कार्य कर सकना। पाठ के आधार पर दिए गए विविध विषयों पर व्याख्या कर सकना। स्पष्ट शिक्षण या शिक्षण मॉडलिंग के अंतर्गत मैं करता हूँ या करती हूँ। इसके अंतर्गत छात्र अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया के अंतर्गत दिए गए अभ्यास कार्य, प्रश्न, पंक्तियों की व्याख्या करना, विज्ञापन पढ़कर कोई 4 प्रश्न बनाना, ये सब अध्यापक छात्रों से करवाएं। स्पष्ट शिक्षण या शिक्षण मॉडलिंग के अंतर्गत हम करते हैं। इसके अंतर्गत छात्रों को समूहों में बिठाकर अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया में दी गए प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए कहें। शिक्षक छात्रों का पर्यवेक्षण करें। स्पष्ट शिक्षण या शिक्षण मॉडलिंग के अंतर्गत आप करते हैं। इसके अंतर्गत छात्र शिक्षक के द्वारा पूछे गए विविध प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। स्पष्ट शिक्षण या शिक्षण मॉडलिंग के अंतर्गत CFU चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग। इसके अंतर्गत हमारे जीवन में जल का क्या महत्व है। पाठ में आए विशेषण शब्द चुनकर लिखिए, जैसे मिशन। इस प्रकार के प्रश्न पूछे। स्पष्ट शिक्षण या शिक्षण मॉडलिंग के अंतर्गत गृह कार्य, होमवर्क। इसके अंतर्गत सीखी हुई बातों पर अभ्यास कार्य दें और उनको पढ़ने का अभ्यास कार्य दें। जल बचाओ, धरती बचाओ। कालांश 4 समाप्त हुआ। धन्यवाद। जल ही जीवन है। कालांश 5। सीखने के उद्देश्य। प्रश्नों के उत्तर लिख सकेंगे, भाषा शैली को समझ सकेंगे। हुक, अनुभव और चिंतन। हुक के अंतर्गत जल ही जीवन है कहानी से संबंधित कल्पना करते हुए छात्र अपनी शैली में कहानी लिखने का प्रयास करेंगे। अनुभव चिंतन के अंतर्गत छात्र प्रश्नोत्तर समझ सकेंगे, भाषा शैली पकड़ सकेंगे, निज जीवन में जल के संरक्षण का अनुभव व चिंतन कर सकेंगे। स्पष्ट शिक्षण या शिक्षण मॉडलिंग के अंतर्गत मैं करता हूँ या करती हूँ। इसके अंतर्गत शिक्षक छात्रों को प्रश्नों को पढ़कर समझाएं। छात्रों से उनके उत्तर पाठ्य पुस्तक में पहचानने को कहें। स्पष्ट शिक्षण या शिक्षण मॉडलिंग के अंतर्गत हम करते हैं। इसके अंतर्गत विद्यार्थी समूहों में प्रश्नों के उत्तर पाठ्य पुस्तक में ढूंढेंगे, स्वयं अपने भावों को बांटेंगे। स्पष्ट शिक्षण या शिक्षण मॉडलिंग के अंतर्गत आप करते हैं। इसके अंतर्गत छात्र वैयक्तिक रूप से कार्य करने का प्रयास करेंगे। जल ही जीवन है, इस विषय पर एक पोस्टर बनाने के लिए कहें, छात्र तैयार करने की चेष्टा करेंगे। स्पष्ट शिक्षण या शिक्षण मॉडलिंग के अंतर्गत CFU चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग। इसके अंतर्गत अब तक की सीखी हुई बातों पर प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके जवाब छात्रों से निकलवाएं। स्पष्ट शिक्षण या शिक्षण मॉडलिंग के अंतर्गत गृह कार्य। इसके अंतर्गत सीखी हुई बातों पर यानी अपने गांव में जल संरक्षण के बारे में लिखकर बताएं। छात्र गृह कार्य करेंगे। जल बचाओ, धरती बचाओ। कालांश 5 समाप्त हुआ। धन्यवाद। जल ही जीवन है। कालांश 6। सीखने के उद्देश्य। भाषण कैसे होती है यह जान पाएंगे, शब्द भंडार से परिचित हो पाएंगे, विभिन्न वाक्य निर्माण के बारे में जान पाएंगे, भाषाई समानता के बारे में समझ पाएंगे। हुक, अनुभव और चिंतन। इसके अंतर्गत हुक के अंतर्गत रुचि जगाना। भाषा एक दूसरे से मिलकर आगे बढ़ती है, नहीं तो वह ठहर जाती है। इस बारे में बच्चों को समझाएं। जब भाषा आपस में शब्द विचार तरीके बनती है तो वह और समृद्धि होती है। अनुभव और चिंतन के अंतर्गत बच्चों को भाषा विकास से परिचित कराएं। पाठ की भाषा पर चिंतन व समझ विकसित करना।
भाषा की बात में दिए गए अंश के बारे में विश्लेषण करवाएं। गतिविधि के अंतर्गत विद्यार्थी तेलुगु भाषा के विभिन्न वाक्य निर्माण के बारे में सूची बनाएंगे। स्पष्ट शिक्षण या शिक्षण मॉडलिंग के अंतर्गत मैं करता हूँ या करती हूँ, इसके अंतर्गत शिक्षक विद्यार्थियों के शब्द भंडार के बारे में बताएंगे। उपसर्ग, प्रत्यय, विदेशज शब्द आदि बताएंगे। भाषा की बात के अंतर्गत दिए गए सूचना के अंतर्गत अभ्यास कार्य करवाएं। जल शब्द से बने कई शब्द, जलचर, जलयान, जलसेना। पाठ में आए 3 विदेशज शब्द, हेलो, मिशन, लॉन। काल बदलिए, यह तो कोई यान है, यह वर्तमान काल में है। यह तो कोई यान था, यह भूतकाल में है। काल बदलिए, मेरे कई साथी इस संपूर्ण नीले ग्रह पर फैले थे। यह भूतकाल में है। मेरे कई साथी इस संपूर्ण नीले ग्रह पर फैले होंगे। इसको भविष्यकाल में बताया गया है। उपसर्ग, अस्तित्व। इसका उपसर्ग है अ। सुरक्षित शब्द का उपसर्ग होता है सु। प्रत्यय, जहरीला। इसका प्रत्यय है ईला। प्रकाशित शब्द का प्रत्यय है इत। स्पष्ट शिक्षण या शिक्षण मॉडलिंग के अंतर्गत हम करते हैं। इसके अंतर्गत शिक्षक छात्रों से मिलकर पाठ में आए हुए प्रत्यय, विदेशज शब्द ढूंढकर लिखने में मदद करेंगे। स्पष्ट शिक्षण या शिक्षण मॉडलिंग के अंतर्गत आप करते हैं। इसके अंतर्गत छात्र पाठ में आए हुए शब्दों को सूचना के अनुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। स्पष्ट शिक्षण या शिक्षण मॉडलिंग के अंतर्गत CFU, चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग। इसके अंतर्गत कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जो बच्चे इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। स्पष्ट शिक्षण या शिक्षण मॉडलिंग के अंतर्गत गृह कार्य, होमवर्क। इसके अंतर्गत सीखी हुई बातों पर छात्रों से लिखवाएं या पढ़वाएं, यानी भाषा की बात पर अभ्यास कार्य करवाएं। जल बचाओ, धरती बचाओ। कालांश 6 समाप्त हुआ। धन्यवाद। जल ही जीवन है। कालांश 7। यह ऐच्छिक है। जो छात्र हिंदी सीखने में कठिनाई महसूस करते हैं, शिक्षक उनका पर्यवेक्षण करके उनकी शंकाओं को निवृत्ति करें। इस पाठ से संबंधित टीचर डायरी और रिफ्लेक्शंस का मॉडल दिया गया है, उस पर ध्यान दीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद।